बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। अदालत में इमरान खान साहब के केसेस लगे हुए हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट केस जो है वो है, बड़े अरसे के बाद इमरान खान साहब को मौका मिल रहा है कि उनकी जो वकला की टीम है वो बात कर सके जाके अदालत में, हाई कोर्ट में, कि उनका केस लगाया जाए अलकादर यूनिवर्सिटी वाला। देखें, ये वो वाहिद केस है जिसमें इमरान खान साहब को इस वक्त सज़ा हुई है। इसी केस में इस वक्त वो जेल में बंद है। अगर ये वाले केस में उनकी बेल हो जाती है या सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे फौरी तौर पे। उनके वकला ये दावा करते हैं इमरान खान साहब के केस में कोई जान नहीं है, हमें मौका मिलेगा अदालत में, हम केस उड़ा के रख देंगे। अब हुआ ये है कि 26 जून के बाद से लेकर अब तक इसके बाद समाअत ही नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जल्द समाअत के लिए ये केस मुकर्रर किया जाए, एक मुतफर्रिक दरखास्त दायर की हुई थी अदालत में। यानी केस अभी नहीं चलना, अभी ये बात चलनी है कि क्या ये केस जल्दी सुना जाए या ना सुना जाए। अब इमरान खान साहब की पार्टी ने या उनके वकला ने ये दरखास्त दी हुई है। अब 3 महीने के बाद ये दरखास्त सुनी जा रही है कि ये केस जल्दी सुनना या नहीं सुनना। इस मामले के ऊपर आज अदालत फैसला करेगी या समाअत करेगी इस मामले के ऊपर कि जल्दी समाअत करनी है या नहीं करनी। अब उसके बाद फिर समाअत होगी। तहरीक इंसाफ के वकला ये दावा करते हैं इमरान खान के कि जब भी इसकी समाअत होगी इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान साहब को छोड़ना चाहेगी, ऐसे बाहर दिखाई नहीं दे रहा। उसका जो बड़ा रीज़न है वो ये है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला है नवंबर में, वो नहीं कोई रिस्क लेना चाहेगी। इमरान खान जैसा लीडर बाहर आ जाए जिसकी अवाम में इतनी मकबूलियत और इतनी ताकत है कि वो जिस तरफ चलाएगा अवाम उस तरफ चल पड़ेगी। उसने जेल से बैठ के एस्टेब्लिशमेंट को बदतरीन शिकस्त दी और वो इलेक्शन जीत गया वन साइडेड। वो बाहर होगा तो क्या करेगा, ये उसका खौफ तो है इन्हें। तो अब वो कोशिश करेंगे कि इमरान खान को पहले तोशाखाना 2 में सजा दिलवाएं, फिर बाद में ये वाला केस जो है वो वहां पे चले और लगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि तमाम लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो पहुंचे अदालत में, इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है और आकर इसके अंदर शिरकत करें। तो इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया अपनी बहन के जरिए से, अलीमा खानम के जरिए से, जब अदालत में केस चल रहा था, तो वहां इमरान खान साहब ने कहा कि 1971 में जब सकूत ढाका का अफसोसनाक सानिया पेश आया तब भी एक डिक्टेटर याया खान मुल्क पर मार्शल लॉ लगा के करता धरता बना हुआ था। सानिया मशरिकी पाकिस्तान के बाद हमूद रहमान कमीशन बना जिसने बताया कि याया खान ने अपने जाती मफाद और अपने नाजायज इक्तदार को 10 साल तक तूल देने के लिए ऐसे फैसले किए जिससे पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट आला अदलिया समेत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नुमाइंदों की तहकीकात के बाद बनाई गई। इन तहकीकात के दौरान सैकड़ों लोगों के बयानात रिकॉर्ड करवाए गए और 4 साल इस साने की वजूहात पर तहकीकात की गई। हमूद रहमान कमीशन के मुताबिक एक शख्स की हवस और अना ने जुल्म और जबर का वो बाब रकम किया जिसके बाद मुल्क हमेशा के लिए टूट गया। सबसे गलत फैसला शेख मुजीबुर रहमान की मकबूल तरीन जमात अवामी लीग को दबाने का था। जिस पार्टी ने 162 में से 160 नशिस्तें जीती उसे दीवार से लगा दिया गया और मुजीबुर रहमान को जेल में डालकर मगरबी पाकिस्तान में अपनी नशिस्तें बढ़ाकर दिखाई गईं। 24 मार्च 1971 को मुजीबुर रहमान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए गए, मगर उसी रात बंगालियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया जिसमें सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 50,000 अफराद का खून बहा, जबकि असल तादाद इससे कहीं ज्यादा है। आज पाकिस्तान में वही हालात बना दिए गए हैं जो 1971 में थे। आसिम मुनीर ने 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए करवाया। सीधा सीधा इमरान खान साहब ने कह दिया कि 9 मई आसिम मुनीर ने करवाया था। ये अब बड़ा स्ट्रेट अवे आ गए इमरान खान साहब आसिम मुनीर साहब के ऊपर, हेड ऑन ले लिया उन्होंने। इससे पहले वो ये कहते थे इमरान खान साहब के, बताएं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इमरान खान साहब ये कहते थे कि इसके पीछे कौन है, सीसीटीवी जिसने चुराई है वही इसके पीछे है। तो ये इमरान खान साहब पहले कहते थे, लेकिन अब उन्होंने साफ कहा कि आसिम मुनीर ने 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए करवाया। 2 रातों में तहरीक इंसाफ से मुंसलिक 10,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये कैसे मुमकिन था कि 10,000 लोगों को 2 रातों में बगैर तहकीक गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके बाद पार्टी को कुचलने का सिलसिला शुरू हुआ। मुल्क की सबसे बड़ी जमात की तमाम सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई। कोई तहरीक इंसाफ का परचम उठाता तो उसे उठा लिया जाता। हमारे उम्मीदवारों और उनकी फैमिलीज को अगवा किया गया। हमसे हमारा इंतखाबी निशान तक छीन लिया गया, मगर अवाम ने 8 फरवरी को बाहर निकलकर इस सारे बयानिए को जमीन बोस कर दिया।
8 फरवरी इनकलाब का दिन था, जब लोगों ने जुल्म के निज़ाम के खिलाफ वोट दिए और तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत दिलवाई। कमिश्नर पिंडी ने जब ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहा, इंतखाबी धांधली का पर्दा चाक किया और 50-50 हज़ार वोटों की धांधली का एतराफ़ किया, तो धांधली के जुर्म में मुलविस कुव्वतों ने उनके ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ने का भोंडा बयानिया बनाकर उन्हें गायब कर दिया। इनका आज तक किसी को मालूम नहीं, लेकिन हम उन्हें भूलने नहीं देंगे। 9 मई के असल मुजरिम वही हैं जिन्होंने CCTV फुटेज चुराई है। अब इसी 9 मई को बहाना बनाकर जो नशिस्तें हमारे पास बची हुई थी, वो नाजायज़ 10-10 साल की सजाएं देकर हमसे छीनी जा रही हैं। बेशर्मी की इंतहा यह है कि एजाज चौधरी की सीट छीन कर इलेक्शन हारने वाले राणा सनाउल्लाह को दे दी गई। ये सब सजाएं बिल्कुल नाजायज़ है। 2-2, 4-4 करके बेशर्मी से हमारी नशिस्तों पर कब्जा किया जा रहा है। इसीलिए हमने ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट किया है, क्योंकि वो फिर ये नशिस्तें चोरी कर लेंगे और इस इलेक्शन में हिस्सा लेना इन जाली सजाओं को मानने के मुतरादिफ होगा। मैं कौमी असम्बली की कमेटियों से इस्तीफा पेश करने वाले तमाम मुराद से दस्तबरदार होने वाले सबको खराज तहसीन पेश करता हूं और हदायत देता हूं कि अब सेनेट में भी ऐसा ही किया जाए। मैं कुछ दिन तक अपने आइंदा लाएअमल का ऐलान करूंगा। फिर इमरान खान साहब ने ऑपरेशन के बारे में बड़ी खुलकर बात की है। उन्होंने कहा ऑपरेशन बंद होना चाहिए और ANP को गैर मकबूल किया गया था इसी तरह एक ऑपरेशन करके सिर्फ बैरूनी कुव्वतों की खुशनुदी के लिए अपने ही लोगों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन से हालात बेहतर होने की बजाय मजीद बिगड़ते हैं। एक तरफ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज वाले और दूसरी तरफ भी हमारे अपने शहरी मारे जाते हैं। अपनों को मारने से हमेशा दहशतगर्दी में इजाफा होता है। हमारी जानिब से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जारी ड्रोन हमले फौरी बंद होने चाहिए। फिर उन्होंने कहा तमाम सूबाई और कौमी असम्बली के मेंबरान को मैं हदायत करता हूं कि सूबे में अमन के लिए अपने और अपने ही लोगों के खिलाफ ऑपरेशन और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए मिलकर बैठे और मुजामत करें। ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर अफगानिस्तान के बारे में इमरान खान साहब ने बताया कि उन्हें बड़ी तकलीफ है जिस तरह उनको निकाला गया वहां से, और फिर उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर एंटी तालिबान लॉबी को खुश करने के लिए ये सब कर रहा है और जहां जंग नहीं है वहां जानबूझकर जंग नाफिज कर रहा है। ये इकदाम फौरी तौर पर रुकने चाहिए वरना हालात मजीद बिगड़ेंगे, ये साबिक वज़ीर आज़म कह रहे हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने अपने जो ट्वीट का तीसरा हिस्सा, 3 हिस्सों में उन्होंने ये ट्वीट किया है। उन्होंने कहा जी मेरी बहनों और एहलिया का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। अलीमा खान बाहर आकर सिर्फ मेरा पैगाम पहुंचाती है। उनके खिलाफ मुहिम अफसोसनाक है और मुल्क पर मुसल्लत रजीम की बुज़दिली और खौफ का वाज़ेह सबूत है। बुशरा बेगम की भी सियासत के कोई अमल दखल नहीं है। बुशरा बीबी ने आज तक मुझे किसी वजीर, टिकट होल्डर या सेनेटर को नामजद करने का नहीं कहा। वो कोई सियासी पैगाम नहीं भेजती। वो कैद तन्हाई में है। इनका बाहर किसी सियासी शख्सियत के साथ कोई रब्ता नहीं है। इनको कैदोबंद की सहूलतें सिर्फ मेरी एहलिया होने की वजह से बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। जालिम रजीम को लगता था बुशरा बेगम को मेरी कमजोरी बनाकर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो मेरी ताकत बन गई। ये वाहिद खातून है पाकिस्तान की तारीख की जो गैर सियासी है, मगर सिर्फ इनके खानदान के किसी शख्स के सियासत में होने की वजह से उन्हें कैद बर्दाश्त करनी पड़ी हो। बुशरा बेगम की तबीयत नासाज है, उन्हें चलते हुए चक्कर महसूस होते हैं। उनके मुआयने के हवाले से दरखास्त दायर की गई है, लेकिन अभी तक कबूल नहीं की गई। उनका डॉक्टर से तरजीही बुनियादों पर मुआयना इंतहाई अहम है। बुशरा बेगम को सियासी मुकदमात में कैद करना आसिम रजीम की इखलाकी और मजहबी गिरावट का सबूत है। मुझ पर और मेरे खानदान पर तमाम मुजालिम आसिम मुनीर करवा रहा है। मुल्क में इस वक्त आसिम लॉ नाफिज है, जिसने डाकू डफर अलायंस के तहत मुल्क चलाकर इखलाकियात का जनाजा उठा दिया है। इखलाकी पस्ती का सबूत यह है कि मेरे खानदान की औरतों को भी निशाना बनाया जाता है। 9 मई, ये 9 मई की तारीख सुन सुनकर पाकिस्तानियों के कान पक गए। गुज़िश्ता 3 सालों में आपने 14 अगस्त का नाम इतनी बार नहीं सुना, आपने 23 मार्च का इतनी मरतबा जिक्र नहीं सुना, आपने 16 दिसंबर का इतनी मरतबा जिक्र नहीं सुना जिस तारीख को पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था। आपने 6 सितंबर का इतनी मरतबा जिक्र नहीं सुना जितनी मरतबा आपने 9 मई का जिक्र सुना। कुछ हो जाए 9 मई, ये हो जाए 9 मई, वो हो जाए 9 मई। ये 9 मई है क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी सियासी गलती या इस मुल्क की सियासी तारीख का सबसे बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं और ये एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री है 9 मई के हवाले से। नादरीन, आज हुकूमत से या मौजूदा रजीम से कुछ भी गलत हो जाए, ये हुकूमत 9 मई के पीछे जाकर छुप जाती है। हम इन चीजों पर तफसील से बात करेंगे, मगर इससे पहले हम देखते हैं कि 9 मई का वाकया असल में है क्या। लेकिन एक मिनट ठहरे, इससे पहले मैं आपको एक खबर दिखाता हूं। ये देखिए खबर, ये एक्सप्रेस न्यूज पे छपी है और ये खबर है 9 मई की सुबह की।
9 मई को दोपहर को इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सुबह जो खबर छपी वो एक दिन पहले ISPR की जानिब से जारी की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के आला फौजी अफसरान पर इल्जामात नाकाबिले कबूल हैं। इदारा झूठे और गलत प्रोपेगेंडे के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखता है, ये फौजी तर्जुमान ने कहा। बगैर किसी सबूत के चेयरमैन PTI ने हाजिर सर्विस फौजी अफसर पर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्जाम आयद किया, जो काबिल मुजम्मत और अफसोसनाक है। 1 साल से फौजी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के एहलकारों को सियासी मकासद के लिए निशाना बनाया जा रहा है। सियासी रहनुमा कानूनी रास्ते का सहारा लें और झूठे इल्जामात लगाना बंद करें। ये 9 मई की सुबह खबर लगी है अखबारात में। यानी अपना मूड बता दिया पाकिस्तान के सबसे बड़े ताकतवर इदारे ने, जिनके पास बंदूक है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, उनका ISPR जो तर्जुमान है, उन्होंने सुबह बता दिया अखबारात के अंदर कि उनका मूड क्या है। और वो इमरान खान के बारे में, एक सियासी रहनुमा के बारे में बराह रास्त एक स्टेटमेंट जारी करते हैं और अखबारात को कहा जाता है कि इसको फ्रंट पेज पे छापा जाए। अब यह खबर छप जाती है। इमरान खान साहब को आइडिया था कि आज दिन को उनके साथ क्या होने वाला है। आ जाते हैं 9 मई के दिन क्या हुआ। सच जानने के लिए ना आपको थोड़ा सा मादी में जाना पड़ेगा। 9 मई 2023 को इमरान खान साहब अपने घर से निकले अदालत में पेश होने के लिए। उन्हें अंदाजा था कि आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि एक दिन पहले 8 मई को इमरान खान साहब को उनके कुछ करीबी लोगों ने यह ऑफर पहुंचाई कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, नहीं तो आपको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इमरान खान साहब ने डील लेने से इनकार कर दिया और अदालत में पेशी की हामी भरी और अगली सुबह इमरान खान साहब अदालत में पेश होने के लिए निकल गए। दोपहर 2 बजे का वक्त था। इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब बायोमेट्रिक वाला एक ऑफिस है, एक सेक्शन है, वहां पे वो मौजूद थे उस वक्त। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहाता है, इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहा जाता है। हाई कोर्ट के अंदर जब कोई शख्स आ जाए तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और उसकी हुदूद के अंदर वो फिर कानून की पनाह में होता है। वहां पे नॉर्मली ऐसी गिरफ्तारियां नहीं होती। इमरान खान साहब बायोमेट्रिक के अमल के लिए अदालती दफ्तर में मौजूद थे कि रेंजर्स एहलकारों ने वहां पे धावा बोल दिया। वुकला और इमरान खान की सिक्योरिटी पर मौजूद थोड़े बहुत जो वहां पे लोग थे, उन्होंने रेंजर्स को रोकने की कोशिश की, बल्कि वुकला वहां पे रेंजर्स के आने वाले लोगों को, कमांडोज को यह बताते रहे कि ये अदालत का अहाता है, आप यहां से किसी भी साहिल को गिरफ्तार नहीं कर सकते। मगर आने वाले कमांडोज को सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को पकड़कर लाने का हुक्म था। काफी धक्कम पेल के बाद शीशे तोड़ दिए गए। इमरान खान साहब इस दौरान बिल्कुल पुरअमन और पुरसकून रहे। उनकी वो वीडियो आज भी मौजूद है। उन्होंने ताकत का जिस जरूरतमंदी के साथ सामना किया, जिस हौसले के साथ वो वहां बैठे, उनके चेहरे पर बिल्कुल इस्तराब और परेशानी नहीं थी और ये चीज उनके मुखालिफिन के लिए बहुत अलार्मिंग थी। बहरहाल शीशे तोड़ के, दरवाजे तोड़ के रेंजर्स के लोग अंदर दाखिल हुए और उन्होंने इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त रेंजर्स एहलकार जिन्होंने निकाब पहन रखे थे, इमरान खान यानी साबिक वजीर आजम को गिरेबान से पकड़कर लेकर गए। उनके गिरेबान पर हाथ डाला गया और उसकी तस्वीर और वीडियो बनाकर पूरे पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को भिजवा दी गई। अब टीवी चैनल के ऊपर यह वीडियो चल रही थी। दोपहर के 2 बजे थे और इमरान खान साहब की सिक्योरिटी में कुछ लोगों ने यह बताया। उस दिन उन्होंने इंटरव्यूज दिए, बल्कि मेरे से 1-2 लोगों की बात हुई। उन्होंने कहा कि ये जो लोग पकड़ने के लिए आए थे, ये रेंजर्स के यूनिफॉर्म में जरूर थे, लेकिन ये रेंजर्स वाले नहीं थे, क्योंकि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी में कुछ लोग SSG के कमांडोज थे और वो SSG कोर्स करके आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ये किसी सूरत SSG कमांडोज के अलावा कोई और फोर्स नहीं थी। ये रेंजर्स की यूनिफॉर्म में SSG फोर्स आई है जिन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार किया है, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो किस लेवल के ट्रेंड लोग हैं। आम रेंजर्स के एहलकार इस किस्म की कार्रवाई हमारी मौजूदगी में वहां पे नहीं कर सकते थे। गैर कानूनी तौर पे इमरान खान को अगवा नहीं किया जा सकता था। बहरहाल इमरान खान साहब को अगवा किया गया और नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। लोग हाई कोर्ट में मातम कर रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। ये मनाजिर हम देख रहे थे। लोग जख्मी थे, चिल्ला रहे थे। कई MNAs को, सेनेटर्स को मैंने वहां पे देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। वो परेशान थे कि पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि अब किसी को नहीं पता कि उसे कहां ले जाया गया है। आनन फानन पूरे पाकिस्तान में यह खबर फैल गई और अवाम सड़कों पर निकल आए। हर तरफ एहतजाज शुरू हो गया। मुल्क भर में शदीद गमो गुस्सा था।
मकबूल तरीन सियासी लीडर की गिरफ्तारी पर लोग रद्द-ए-अमल दे रहे थे और खास तौर पे जो गिरबान से पकड़ के घसीट के ले जाने वाली वीडियो है उसने जलती पर तेल का काम किया था। इमरान खान साहब की कोई खैर खबर नहीं मिल रही थी, लोगों की बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। पाकिस्तान में हर शख्स ये जानता था कि इस गिरफ्तारी के पीछे ना अदालत है, ना कानून है, ना मौजूदा हुक्मरान है, ना कोई सियासी लोग हैं। इसकी गिरफ्तारी के पीछे सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से इमरान खान से छुटकारा हासिल करने के लिए बेशुमार हथकंडे अपना चुकी है। इमरान खान साहब को गोलियां भी लग चुकी थी, उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमात भी दर्ज हो चुके थे, बार बार उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश भी की गई, बेशुमार झड़पें भी हुई हैं, 2-3 मरतबा उनके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ था। लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान की अवाम इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की कोशिशों को नाकाम बनाती चली आ रही थी। लेकिन बिलाखिर 9 मई को जब अवाम को हाई कोर्ट के बाहर रोकने का हुक्म दे दिया गया और यह कहा गया कि अवाम अंदर नहीं जाएगी और अवाम के लिए हाई कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए गए, तो फिर हाई कोर्ट के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी कार्रवाई दिखा दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और ऐनी शाहिदीन के बकौल उस दिन मुजाहिरीन में कई ऐसे लोग शामिल हो गए। जब लोग निकले एहतजाज करने के लिए तो मुजाहिरीन के अंदर कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए जो बार बार ये कहते थे कि कंटोनमेंट में चल के एहतजाज करते हैं, उस तरफ को जाते हैं, उधर जाएंगे, उधर एहतजाज करेंगे। और लोगों को यह बात लॉजिकल इसलिए लगती थी कि क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पे ये सारा कुछ हो रहा था और बीच में वाकई ऐसे लोग मौजूद थे और इसके ऐनी शाहिदीन मौजूद हैं। नादरीन, ईरान और अमेरिका में दोबारा से झड़पें शुरू हो गई हैं और मिसाइल दागे गए, एक दूसरे के ऊपर फायरिंग की गई, शदीद तरीन ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए गए, मिसाइल्स भी इस्तेमाल किए गए, हैवी जो असला है वो इस्तेमाल किया गया। और इस लड़ाई की वजह क्या बनी और पहल किसने की, यह है जी सबसे बड़ा सवाल। अमेरिका की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि ईरान ने पहल की है, ईरान की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि अमेरिका ने पहल की है। बहरहाल जो वाक़या अभी सामने आ रहा है वो ये है कि अमेरिका क्योंकि एलानिया तौर पे बार बार रोक रहा है, अमेरिका बार बार कोशिश कर रहा है कि ईरान के जो टैंकर्स इस रीजन में आमदोरफ्त करते हैं उनको रोका जाए, जो खाली टैंकर्स जा रहे हैं ईरानी बंदरगाहों की तरफ उनको रोका जाए, और जो भरे हुए ईरानी टैंकर्स निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको भी रोका जाए। और ये वो एलानिया तौर पे कर रहे हैं और फायरिंग के वाक़यात भी होते हैं, वो टैंकर्स के ऊपर अटैक भी करते हैं और ये उन्होंने बाकायदा ऐलान करके किया है। तो ईरान ने इसको अपने ऊपर हमला करार दिया था। ईरान ने पहले कहा था कि ये हमारे ऊपर एक अटैक है और ये जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। तो अमेरिका ने जासिक की बंदरगाह के करीब ईरानी ऑयल टैंकर के खिलाफ एक कार्रवाई की। अच्छा, ये जो जासिक की बंदरगाह है ये पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक है, यानी अगर आप आबना हुर्मुज से गुजर के आ जाते हैं पाकिस्तान की जानिब बड़े समंदर में जहां अमेरिका ने ब्लॉकेज लगाया हुआ है, तो अमेरिका के ब्लॉकेज से बहुत पहले फजीरा की बंदरगाह है सामने वाली साइड पे जो यूएई की है, और यूएई की बंदरगाह के सामने वाली साइड पे जासिक की बंदरगाह है। उसके बाद अगर पाकिस्तान की तरफ चलें तो फिर एक चाबहार बंदरगाह आती है और उसके बाद पाकिस्तान की गवादर की बंदरगाह आ जाती है। तो ये पाकिस्तान से ज़्यादा दूर नहीं है। जिस जगह पे अमेरिका ने निशाना बनाया ईरानी ऑयल टैंकर को, उसके बाद ईरान ने वापस अटैक किया अमेरिका के 3 जंगी जहाज़ों पर। ईरान का जो दावा है या ईरान ने जो बात की, उन्होंने कहा जी कि 3 अमेरिका के ऐसे जंगी बहरी जहाज़ हैं जो आबना हुर्मुज़ के अंदर बड़ी खामोशी से दाखिल हो रहे थे, और इसके अलावा अमेरिका ने हमारे टैंकर्स के ऊपर अटैक किया था, तो हमने वापस अटैक किया और उस अटैक के नतीजे में अमेरिका के ये जहाज़ इनको नुकसान पहुंचा और वो यहाँ से दूर भाग गए। अब ये ईरान का कहना है। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे ने आबना हुर्मुज़ में धमाकों की इतला भी दी है। वहाँ पे जो बंदर अब्बास की बंदरगाह है जो आबना हुर्मुज़ के बिल्कुल सेंटर में वस्त में बंदरगाह है ईरान की, उसको बंदर अब्बास कहते हैं, वहाँ पे धमाकों की इतला दी गई। 6 धमाके रिपोर्ट हुए हैं और ईरानी मुसल्लह फौज और दुश्मन के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ आबना हुर्मुज़ में। और इसराइली जरिए ने बीबीसी को बताया कि जुमेरात की शाम आबना हुर्मुज़ में होने वाले हमलों में इसराइली मुलव्वस नहीं है, ये अमेरिका की और ईरान की लड़ाई हुई है। ईरान का जो सरकारी नशरियाती इदारा है IRIB, उनकी जानिब से टेलीग्राम पर जारी ईरान की फौज के तर्जुमान से मंसूब एक बयान जारी किया गया है और इस बयान में कहा गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह फजीरा के बिलमुकाबिल आबना हुर्मुज़ में दाखिल होने वाले एक और जहाज़ को भी निशाना बनाया गया है। इस बयान में दावा किया गया कि अमेरिका की तरफ से बंदर खमीर, सियरेक और जजीरा कशम के साहिली इलाकों में भी फ़िज़ाई हमले किए गए हैं। इस बयान में मजीद कहा गया कि ईरान की मुसल्लह फ़ौज ने फौरी तौर पर जवाब दिया और अमरीकी फ़ौजी जहाज़ों पर हमला किया जिससे उन्हें नुकसान पहुंचा है। ये बहरी जहाज़ हैं जिनके ऊपर अटैक किया गया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने दावा किया कि ईरान ने उसके बहरी जंगी जहाज़ों पर उस वक्त हमला किया जब वो आबना हुर्मुज़ से गुजरकर खलीज ओमान की तरफ बढ़ रहे थे
और उन्होंने ये कहा जी बिला इश्तियाल ईरानी हमलों को अपने नाकाम बनाया और अपने दफा में जवाबी कार्रवाई भी की है। अब सेंटकॉम ये कहता है कि ये एक बड़ा हमला था जो ईरान की जानिब से किया गया। वो ये कहते हैं कि ईरानी अफवाज ने बहुत सारे मिसाइल, ड्रोन, छोटी कश्तियों के जरिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का अटैक किया और अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन कोई भी अमरीकी असासा उनका निशाना नहीं बन सका। यानी ईरान ने अमेरिका को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया। ईरान का दावा है कि उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। बहरहाल ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई और दूसरी जानिब धमाकों की आवाज़ें जो है वो समंदर के अंदर भी आ रही थी ईरान, क्योंकि वहाँ पे बम मार रहा था। तो कुछ ऐसे मनाजिर, कुछ विजुअल भी सामने आए हैं। अब अमेरिका और ईरान एक दूसरे पे इल्ज़ाम तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या इससे जंगबंदी वाकई बड़े पैमाने पे खतरे में पड़ जाएगी? देखिए, अमेरिका दोबारा जंग शुरू करना नहीं चाहता। ये हमने पीट हेग्सेथ के मुंह से भी सुना और ये बात हमने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से भी सुना। अगर अमेरिका ने जंग करनी होती और एक लंबी जंग में वो जाना चाहता तो मेरे ख्याल में वो चला जाता अब तक, और डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी धमकियों से वापस ना हटता। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया कि 8-9 मरतबा डेडलाइन दी और हर मरतबा वो अपनी डेडलाइन के बाद सिर्फ एक नई डेडलाइन ही दे पाए। और उन्हें इस बात की समझ आ गई कि ईरान को मारेंगे तो वो वापस मारेगा। और आबने हुर्मुज को ताकत के साथ अमेरिका तो खुलवाने से रहा कि अमेरिका, इसराइल और अरब ममालिक मिलकर आबने हुर्मुज को ताकत के बलबूते पर नहीं खुलवा पाएंगे। ये पूरी दुनिया से प्रेशर डालना पड़ेगा, खासतौर पे चाइना और रशिया इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन चाइना और रशिया ये समझते हैं कि ईरान के साथ अमेरिका ने ज्यादती की है और ईरान ने जो किया वो अपने दिफा के अंदर किया है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता हुआ